नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डिस्कशन में दोस्तों हम लोग देखेंगे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में उसमें ह्यूमिडिटी जो होती है उसकी सोर्सेस क्या हैं, कैसे वहाँ पे ह्यूमिडिटी पहुँचती है। इसके बाद दोस्तों ह्यूमिडिटी जो होती है उसको कैसे मेजर्स करते हैं, कैसे उसको मापते हैं, और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है कब सैचुरेटेड होता है और ड्यू पॉइंट होते क्या हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ह्यूमिडिटी टॉपिक की यदि बात करोगे तो जैसे रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल होने से पहले क्या क्या चीज़ें होते हैं। रेनफॉल होने से पहले आप देखोगे कि क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन से की जो प्रोसेस होती है हमारा कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन से हमारा क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और क्लाउड की फॉर्मेशन से आप देखोगे उससे पहले होती है कि एटमॉस्फेयर में हमारा मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है रेनफॉल होने से कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में है वो ह्यूमिडिटी है कि नहीं। उसके बाद ह्यूमिडिटी यदि सैचुरेटेड हो गया है तो कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन के बाद क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, फिर हमारा रेनफॉल होता है। तो इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पे यूज होता है कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे यूज करने का तरीका है कि दोनों डिफरेंसेस। जैसे मान लो मॉइस्चर एक कॉमन वर्ड है। जब हमारा मान लो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है तब पर भी हम लोग जनरली यूज करते हैं कि जो एयर है हमारा मॉइस्ट है। लेकिन जब सॉइल में हमारा वाटर की कंटेंट होती है, गीला सॉइल होता है, तो फिर हम बोलते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है, सॉइल में मॉइस्चर है। दोस्तों अनाज में भी यदि वाटर की कंटेंट होती है तो बोलते हैं कि अनाज जो है हमारा मॉइस्ट है, थोड़ा सा गीला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉइस्चर क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म किसी भी सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो एयर में वाटर की वेपर है तब पर भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी सॉलिड अनाज हो या सॉइल हो, किसी में भी यदि वाटर की कंटेंट है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर है। लेकिन दोस्तों ह्यूमिडिटी यहाँ पे आप देखोगे स्पेसिफिक, यदि एयर में वाटर वेपर है तो बोलेंगे हमारा ह्यूमिड है एयर। ऐसा नहीं बोलेंगे सॉइल में यदि वाटर है कंटेंट तो बोलेंगे सॉइल ह्यूमिड है। ऐसा जनरल यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, एयर स्पेसिफिक, यानी एटमॉस्फेयर में या एयर में आप देखोगे जब हमारा वाटर वेपर होती है वहाँ पे कंटेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं कि हमारा एयर जो है ह्यूमिड है। तो ये रहा दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में। तो जनरली जियोग्राफी टर्म्स में यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी है। आज मौसम बहुत ही ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है इसमें, तो ये हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डिफरेंसेस हो गया। अब देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिड या मॉइस्चर पहुंचता है वो किस प्रोसेस से पहुंचता है, कितने तरीक़ों से पहुंचा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक मेथड है। इवेपोरेशन से क्या होती है कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म होती है वो हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हीट होती है। तो इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होती है, वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन होती है। सॉइल में यदि वाटर है वहाँ से भी इवेपोरेशन होती है। तो यहाँ पे जब हीटिंग होती है वाटर बॉडीज में तो वाटर क्या होती है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान होती है। और इवेपोरेशन जो डिपेंड करती है दोस्तों वो टेम्परेचर, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इंटेंस हीटिंग होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होंगी। और विंड्स की स्पीड से भी डिपेंड करती है, और विंड्स ड्राई है या ह्यूमिड है उस पर भी डिपेंड करती है। यदि विंड्स ड्राई है तो क्या होती है, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि विंड्स जो होती है ड्राई होती है तो इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। और यदि यही विंड्स यदि ह्यूमिड रहेगी, उसमें पहले से
जो वाटर वेपर की कंटेंट होगी तो और ज़्यादा वाटर कंटेंट बहुत ही तेज़ी से नहीं करेगा, यानी इवेपोरेशन वहाँ पे कम होगा। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर, विंड्स और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीनों के कम्बिनेशन से हमारा डिसाइड होता है कि इवेपोरेशन कितना होगा और कैसे होगा। तो ये हमारा हो गया पहला जो सोर्स है ह्यूमिडिटी का एयर में, वो है इवेपोरेशन। दूसरा सोर्स है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन देखो, वेजिटेशन में भी जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है। उसके पत्तियों में आप देखो गीले होते हैं, मॉइस्चर होता है। जब वो हीटिंग होती है या वहाँ पे विंड्स फ्लो करते हैं तो वहाँ से भी जो मॉइस्चर होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन कैसे होता है? ट्रांसपीरेशन दोस्तों जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में भी वहाँ पे जो गैसेस रिलीज करते हैं वो भी हमारा ट्रांसपीरेशन में आता है। जो वाटर वेपर रिलीज होता है वो भी हमारा ट्रांसपीरेशन में आता है। दोस्तों अगला है दोस्तों पर्सपीरेशन। ठीक है, पर्सपीरेशन क्या होती है? अभी ट्रांसपीरेशन क्या होती है? वेजिटेशन से होती है। पर्सपीरेशन यहाँ पे एनिमल से होती है। हम ह्यूमन भी तो एनिमल हैं, तो ह्यूमन या एनिमल दोनों से जो मॉइस्चर रिलीज होती है उसको बोलते हैं पर्सपीरेशन। अब देखिए ह्यूमन से कैसे रिलीज होगी? आप तेजी से दौड़ते हो, आप में पसीना आता है। ठीक है, आप पसीना आता है तो पसीने आने से क्या होती है, फिर एयर वहाँ पे फ्लो होगा तो एवेपोरेट हो जाएगी सारे पसीने। तो वो भी हमारा पर्सपीरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो एनिमल से जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो बोलते हैं पर्सपीरेशन। फिर दोस्तों अगला जो सोर्स है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जहाँ पे पोलर रीजन में जहाँ पे आइस होती हैं तो आइस डायरेक्टली क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर पहुँच जाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस मेथड से एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो पहुँचती है। पहला है इवेपोरेशन, दूसरा है ट्रांसपीरेशन, तीसरा है पर्सपीरेशन, चौथा है सब्लिमेशन। इन चार मेथड से हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर पहुंचती है। अब देखो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में पहुंच गई तो कैसे उसको मेजर करेंगे, कैसे मापेंगे कि मॉइस्चर कितनी है? तो मापने के लिए दोस्तों दो तरीका जियोग्राफी में यूज करते हैं। एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो मान लो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये हमारा एयर है, तो इसमें जितने वाटर की कंटेंट होगी, वाटर वेपर की जितनी कंटेंट होगी उसको यदि मेजर किया जाए, मान लो इस वॉल्यूम ऑफ एयर में हमारा 100 ग्राम वाटर है तो हम बोलेंगे 100 ग्राम वहाँ पे मॉइस्चर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वहाँ पे मेजर करते हैं कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर या वाटर वेपर की कंटेंट है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट मेजर करने से हमको कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि इसका हम कितनी वाटर की कंटेंट है उसको निकाल के हमें क्या चाहिए, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि इसको मेजर करते हैं कि मान लो एक वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये एयर कितना ज़्यादा जो वाटर की वेपर है वो अपने आप में ले सकती है। ठीक है, मान लो मैक्सिमम 100 ग्राम ये ले सकती है वाटर की वेपर या वाटर की कंटेंट, लेकिन इसके पास अभी हमारा 80 ग्राम ही है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हो जाएगी 80% ऑफ, या 80% ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम चाहिए तो 80 ग्राम उसके पास अभी वाटर वेपर है। यहाँ पे रिलेटिव टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो ग्रास्प करने का जो पावर है वाटर वेपर का, उससे हम कंपेयर करते हैं, और जितनी कम होती है यानी परसेंटेज हम वाइज निकालते हैं, और जितनी परसेंटेज होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोस्तों आपको यदि बेसिक यहाँ पे आपको पता होगा कि जो ठोस होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है वो सबसे कम होता है, वाटर में उससे ज़्यादा होता है गैपिंग में, और एयर में उससे भी ज़्यादा होती है। यानी मॉलिक्यूल्स होती है एयर में थोड़ा दूर दूर यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब देखो दूर दूर लोकेटेड होंगे तो इनके बीच में जो गैप होती है उसमें कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स में कुछ गैप होते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर होता है वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक लिमिटेड क्षमता होगी किसी भी एयर की कि वाटर वेपर को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, जो गैपिंग हुआ उसी में वाटर वेपर आएंगी। यदि मान लो
ये हमारा गैपिंग को किसी भी तरह से बढ़ा देते हैं। यदि हमारा गैपिंग और ज़्यादा हो जाएगा, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होंगे, वाटर वेपर और ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो यही कंडीशन क्या होती है कि जब एयर को हीट करते हैं, एयर की टेम्परेचर बढ़ती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर प्लेस हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे वाटर वेपर और वहाँ पे आ सकते हैं। तो एयर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर की क्षमता बढ़ जाती है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे आप बोलोगे कि कम हो जाती है और ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी एडजस्ट हो सकती है। और यदि उसी एयर को टेम्परेचर डाउन करते हैं तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास सघनता आ जाएंगी। जब सघनता आएंगी तो उसमें वाटर वेपर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वाटर वेपर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देखोगे वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। तो अभी हम लोग देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि टोटल जितनी एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर में जितनी वाटर की कंटेंट ग्रास्प कर सकती है उससे हम कंपेयर करते हैं, और जितनी अभी है मान लो 100 ग्राम ग्रास्प कर सकती है, यदि अभी 50 है तो 50% हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन ऑफ एयर। इसका क्या मतलब है, अभी हम लोग देखें दोस्तों कि किसी भी एयर की एक लिमिट होती है कि कितनी वाटर वेपर को वो हमारा उसमें एडजस्ट कर पाएगा, गैप कर पाएगा, क्योंकि वाटर की जो कंटेंट होती है उसमें कुछ गैप होते हैं, गैप पे ही वाटर वेपर यहाँ पे एडजस्ट होता है। तो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वाटर वेपर उसमें नहीं हो पाएंगे। तो वो जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर। यानी कि मान लो इसमें आप वाटर वेपर जाता रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर वेपर जो जाएगा उसमें वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो और वाटर वेपर को नहीं लेगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन, यानी सैचुरेट हो गया, तृप्त हो गया। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, जितनी चाहिए उतनी ह्यूमिडिटी मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एयर। ठीक है, ये हम लोग आगे क्लाइमेटोलॉजी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाउड के फॉर्मेशन कंडेंसेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यूज होंगी। दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है ड्यू पॉइंट। अब देखो जब एयर सैचुरेट होती है उस समय जो टेम्परेचर होती है, जिस टेम्परेचर पर एयर का सैचुरेशन होता है उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिस पे एयर सैचुरेट हो गई, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, और उसे और वाटर वेपर को वो ले नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिससे सैचुरेशन ऑफ एयर होती है। ठीक है, अब देखो ड्यू पॉइंट एक स्टैटिक नहीं होता है। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में देखे थे कि जब एयर को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल्स गैप बढ़ती है तो वाटर वेपर और ज़्यादा इसमें आ सकती हैं, तो उस समय हमारा क्या होंगे, ड्यू पॉइंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको वाटर वेपर सैचुरेशन होने में और ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू पॉइंट घटते बढ़ते रहते हैं। यदि टेम्परेचर को डाउन किया जाता है तो हमारा ड्यू पॉइंट भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सघनता आएंगी, वाटर्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर सघनता आएंगी और सैचुरेशन जल्दी हो जाएगा। सैचुरेशन जल्दी होगा इसका मतलब ड्यू पॉइंट हमारा घट जाएगा। यदि सैचुरेशन जल्दी नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ेंगे और ड्यू पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। तेरा दोस्तों ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पे एयर सैचुरेट होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कंडेंसेशन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।